डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन आ गया। अभी हम जो कर रहे थे वो हमने ओवर रेक्टेंगुलर रीजन बार बार मैं इसलिए कर रही थी कि मैंने आपको बताया था कि फर्दर टॉपिक आ जाएगा आपका ओवर जनरल रीजन। अब किस तरह से आएगा ओवर जनरल रीजन, वो इस तरह से बता रहा है कि जनरल रीजन आपके पास किसी तरह से भी बाउंडेड, ये अब रेक्टेंगल नहीं है ना, आपके पास कोई भी किसी भी तरह की शेप का हो सकता है, जैसे यहाँ पे उसने इस शेप का बताया। सो टू डिफरेंट कर्व्स के थ्रू बाउंड होगा। इसको एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू किस तरह से ये चीज़ आ जाती है। ये चीज़ उसने बताई है कि अपर बाउंडेड अबव तो हमेशा से आपके पास वो जो टू वेरिएबल फंक्शन होगा उसी के थ्रू आएगा। किस तरह से है हम देख रहे थे कि अब आपके पास क्या चीज़ आएगी कि अब बाउंडेड अबव तो आपके पास यही टू वेरिएबल फंक्शन है जो कि 3D स्पेस में आपको कोई ना कोई सरफेस दे देती है अबव, बाउंडेड अबव। अब बारी क्या है प्लेन में। अब जब प्लेन में जो डोमेन है आपके पास वो किस तरह से जनरल रीजन उसने बता दिया कि डोमेन क्या होगा जनरल रीजन। अब जनरल रीजन किस तरह से हो सकता है कि अलोंग वाई एक्सिस वो टू डिफरेंट कर्व्स दे दे, y is equal to like y is equal to f of x1 and y is equal to f of x2, कोई डिफरेंट टू फंक्शंस एंड x की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट के थ्रू आ जाए। अदरवाइज यहाँ हो सकता है कि लेफ्ट एंड राइट वाला फंक्शन, इसको रीजन को आप नेक्स्ट डायग्राम से आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये मैथमेटिकली इस तरह से कि ये जो रीजन डी है x की वैल्यू क्या आ जाए एज अ कांस्टेंट और y की वैल्यू क्या चीज़ आ जाए एज अ फंक्शन आ जाए। और यहाँ फिर ऑप्शन दूसरा वाला क्या है कि x की वैल्यू आ जाए एज अ फंक्शन, टू डिफरेंट कर्व्स के थ्रू बाउंड हो जाए x की वैल्यू और y की वैल्यू एज किस तरह से आ जाए एज अ कांस्टेंट आ जाए। अब ये जब y की वैल्यू एज अ कांस्टेंट आ रही है तो उसको वो ये कह रहा है कि इस तरह का रीजन से हॉरिजॉन्टली सिंपल है हम उसको कहेंगे, और अगर x की वैल्यू एज अ कांस्टेंट आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं वर्टिकली सिंपल। अब ये वर्टिकली सिंपल और हॉरिजॉन्टली सिंपल उसने इसलिए किया है, डायग्राम करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब जब आपके पास x की लिमिट एज अ कांस्टेंट दी हुई है तो एक्स वाई प्लेन पे जब आप रीजन को इस तरह से देख रहे हो, ये हमारा x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x की वैल्यू एज अ कांस्टेंट जब दी हुई है तो एज अ कांस्टेंट मीन x की वैल्यू वर्टिकल लाइंस के थ्रू बाउंड है, तो जो कि आपके पास सिंपली आपको स्ट्रेट लाइंस के थ्रू x एक्सिस के अलोंग बाइंड है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग क्या है डिफरेंट कर्व आ जाता है किसी भी शेप का, अपर कर्व एंड लोअर कर्व। सो अपर कर्व ये क्राइटेरिया कौन सा है कि y की वैल्यू कर्व्स के थ्रू बाउंड है और x की वैल्यू कांस्टेंट के थ्रू यानी सिंपली स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बाउंड है। तो इसलिए हमने जब कांस्टेंट की वैल्यू दी है इसलिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइंस है तो इसलिए हमने जब x की वैल्यू कांस्टेंट में आई तो वो वर्टिकल लाइंस के थ्रू बाउंड हो रहा होता है तो इसलिए उसको वर्टिकली सिंपल कर लिया। लेकिन जब y की वैल्यू एज अ कांस्टेंट है तो y की वैल्यू कांस्टेंट आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देती है, y की वैल्यू ये आपके पास c पे हॉरिजॉन्टल लाइन और y की वैल्यू d पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई है आपके पास टू हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं यहाँ पे। तो y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, इसलिए जब y की वैल्यू एज अ कांस्टेंट होगी तो उसको हम हॉरिजॉन्टली सिंपल कहेंगे। सो एज अ डोमेन जब बाउंड करना है तो फोर साइड्स के थ्रू बाउंड होना चाहिए, टू साइड्स वर्टिकल लाइंस के थ्रू और जो अपर एंड लोअर वाली साइड है वो क्या होगी अपर कर्व एंड लोअर कर्व के थ्रू। इसी तरह से जब आपसे अपर एंड लोअर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू बाउंड हुई हैं तो ये वाले कर्व्स क्या हो जाएंगे लेफ्ट कर्व और राइट कर्व, ये राइट कर्व आपका और ये लेफ्ट कर्व आपका। राइट कर्व का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्रिकली g2y है वो ग्रेटर होगा और g1x इस तरह से होगा। यही अपर कर्व एंड लोअर कर्व वाला क्राइटेरिया एंड लेफ्ट एंड राइट के थ्रू बाउंडेड आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपने एज अ एप्लीकेशन चैप्टर 5 में किए थे। उसका एरिया को लिमिट आप किस तरह से कैलकुलेट करते थे, जब डायग्राम सिंपली आप 2D की बनाते थे, सेम यही पैटर्न वहाँ पे भी ऑलरेडी आपने किया हुआ है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप जो भी क्वेश्चन गिवन होगा क्वेश्चन में उसने डायग्राम अगर नहीं भी दी हुई इक्वेशंस के थ्रू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 2D प्लेन में उन इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेंगे। 2D प्लेन में अगर तो डायग्राम इस वाले केस से मैच कर रही है किस तरह से कि अपर एंड लोअर आपके पास कर्व्स आ रहे हैं और वर्टिकली टू वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, एक्स की वर्टिकल लाइंस आ रही हैं और तो ये आप ये वाला लग जाएगा, वाई की लिमिट्स लग जाएगी, अपर कर्व वाई की अपर लिमिट बन गई, लोअर कर्व ये लोअर कर्व बन जाएगा वाई की लिमिट लोअर लिमिट और एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी ये वाली आपके पास लोअर लिमिट एंड बी की वैल्यू अपर लिमिट बन गई एक्स की। इसी तरह से अगर लेफ्ट राइट वाला क्राइटेरिया बन रहा है, अब यहाँ पे उसको क्या कह रहा है ये वाले को वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल सिंपल है जब आप राइट एंड लेफ्ट वाला क्राइटेरिया यूज अगर डायग्राम में बनाए,
और ये वाला क्या है, वर्टिकली सिंपल है। तो इस वाले केस में राइट कर्व अपर लिमिट बनता है और लेफ्ट कर्व क्या बनेगा, लोअर लिमिट बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, ये उसने यहाँ पे मैथमेटिकली बता भी दिया कि अगर वर्टिकली सिंपल है, वर्टिकली सिंपल मीन मैथमेटिकली ये कि एक्स की वैल्यूज कांस्टेंट में है, एक्स की वैल्यू हमेशा आप हॉरिजॉन्टली लेते हो। तो बेसिकली अगर याद भूल जाए बार बार तो आप ये याद रखो कि ऑपोजिट वे में चलेगा, एक्स एज अ हॉरिजॉन्टल, एक्स को हॉरिजॉन्टली ले रहे होते हो तो हॉरिजॉन्टली अगर कांस्टेंट नंबर है इट मीन ये वर्टिकली सिंपल है, और अगर वाई की कांस्टेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टली सिंपल है। इस केस में अगर एक्स की वैल्यूज कांस्टेंट में है तो ये डायग्राम कौन सी वाली बनेगी, अपर एंड लोअर कर्व वाला क्राइटेरिया। तो ये जो अपर कर्व है वो g2x होगा, अपर लिमिट बन जाएगी, और जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाएगी, लोअर कर्व। और इस वाले केस में क्या चीज़ है आपका, ये राइट कर्व होगा अपर लिमिट, और जो लेफ्ट कर्व होगा डायग्राम में उसको क्या करोगे आप, एज अ लोअर लिमिट ले लोगे। क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल से बात को अंडरस्टैंड करते हैं। उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये करना है और रीजन उसने बता दिया कि डायग्राम के थ्रू बाउंडेड है। तो डायग्राम ये उसने दी हुई है आपको। अगर आप इसको सबसे पहले तो आपने इसको डायग्राम को जब आपने देखना तो ये देखना है कि ये वर्टिकली सिंपल है या हॉरिजॉन्टली सिंपल है। हॉरिजॉन्टली सिंपल का मतलब है कि y की वैल्यूज कांस्टेंट के थ्रू मिले, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, जो कि y की वैल्यूज हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आपको नहीं मिल रही, बल्कि ये कौन सा वाला केस है, अपर कर्व और लोअर कर्व वाला केस है। और x की वैल्यू कहाँ से ये बाउंड होना स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से शेडेड रीजन बाउंड हुआ है। तो x की वैल्यू भी और y की वैल्यूज आपको एज अ कांस्टेंट मिली हुई है कि x की वैल्यू ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन बाउंड करा रही हैं, और y की वैल्यूज किसके थ्रू बाउंड हो रही है, टू डिफरेंट कर्व्स के थ्रू। अपर कर्व कौन सा है, स्क्वायर रूट x, एंड लोअर कर्व कौन सा है, 1/x। करना क्या है, इस फैक्टर की इंटीग्रेशन करनी है, जस्ट इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड आउट करनी थी। अब हमने देखा कि कांस्टेंट वाली है तो कांस्टेंट जिसकी होंगी उसकी इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, और जो आपको जो दूसरा वाला है जिसकी वेरिएबल के थ्रू दी हुई है उसकी इंटीग्रेशन हमें क्या करना पड़ेगी, पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस केस में y की एज अ वेरिएबल दी हुई है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट हो गई y की स्क्वायर रूट x। अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करने लगे हो पहले, तो x को क्या करोगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, लिमिट्स आपने लगा ली, और फाइंड आउट करने का वही वाला पैटर्न है। लिमिट से अब कंफ्यूज नहीं होना कि अब स्क्वायर रूट x और x किस तरह से होगा, सिंपली जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन का उस पर आप क्या करोगे, अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे। तो हम सोल्यूशन पे जाते हैं कि किस तरह से आएगा आपके पास सोल्यूशन, उससे देख लेते हैं क्या चीज़ है। उसने बता दिया कि डिस्क्राइब, स्टेप 1 उसने कहा है कि डिस्क्राइब डी एज अ वर्टिकल सिंपल रीजन। वर्टिकल सिंपल है और x की वैल्यूज ये हैं और y की लिमिट ये है। ये अपर कर्व हो गया अपर लिमिट एंड लोअर कर्व आपका लोअर लिमिट हो गया। अब करना क्या था, x स्क्वायर y की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी y की लिमिट एज अ वेरिएबल ऑफ x दी है तो आप क्या करोगे, इस केस में जब वर्टिकली सिंपल आ रहा है रीजन तो उस केस में हमेशा आप y के विद रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करोगे और बाद में विद रिस्पेक्ट टू x। जब रेक्टेंगुलर रीजन था, जब दोनों की वेरिएबल लिमिट्स आपको एज अ कांस्टेंट दी थी, तो आपकी चॉइस है इधर आप x के विद रिस्पेक्ट करो, इधर आप y के विद रिस्पेक्ट करो। लेकिन अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गई है क्योंकि y की एज अ वेरिएबल दी हुई है, सो वेरिएबल वाली आप पहले कैलकुलेट करोगे लिमिट, देन आप फिर कांस्टेंट वाली करोगे। अदरवाइज अगर आप कांस्टेंट वाली पहले करके बाद में y के विद रिस्पेक्ट करने जाओगे वेरिएबल के, तो आंसर एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं आएगा बल्कि वेरिएबल में ही आ जाएगा, और हमें चाहिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम एक आपके पास नंबर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली है वो पहले कैलकुलेट करोगे। तो यही किया है उसने यहाँ पे। इसकी इंटीग्रेशन आप उसने कहा है कि वो यही कह रहा है कि नोटिस दैट द इंटेग्रल इनर इंटेग्रल इन एन इंटेग्रल ओवर अ वर्टिकल सेगमेंट बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ दिस। तो हम उसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। y के विद रिस्पेक्ट उसने पहले इंटीग्रेशन की है, y के विद रिस्पेक्ट करोगे तो x स्क्वायर एज अ कांस्टेंट रहा, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2। तो अब y स्क्वायर में एक दफ़ा अपर लिमिट ये पुट होगी। अब जब ये पुट हुई तो 1/2x स्क्वायर एज इट इज़, y में आपने पुट किया स्क्वायर रूट x और बाहर उस पर लगा दिया स्क्वायर, देन माइनस 1/2x स्क्वायर एज इट इज़, और फिर y में क्या पुट होगा 1/x का स्क्वायर, और सिंपली इसको एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लिया। स्क्वायर रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली x रह जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन गया 1/2x का क्यूब, और यहाँ पे 1/x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर ऊपर भी पड़ा था डिनोमिनेटर में भी आ गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट होकर जस्ट ये क्या रह गया
1/2 रह गया। और फर्दर आप फिर क्या करोगे, y के विद रिस्पेक्ट आपने इंटीग्रेशन कर ली है। अब उसके बाद वो आंसर उसने यहाँ डाल दिया, तो उसके बाद अगली बारी क्या थी, x के विद रिस्पेक्ट करने की। x के विद रिस्पेक्ट करना इजी है, वो वही वाला जब कैलकुलस वाला पार्ट बन गया कि वन वेरिएबल एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करनी है, x है और x के विद रिस्पेक्ट और उसकी लिमिट्स एज अ कांस्टेंट है। तो पावर रूल लगाओगे, पावर रूल लगाने के बाद FTC थ्योरम लगाओगे और आंसर क्या आ गया आपके पास 9। फर्दर क्या चीज़ है, उसने एग्जांपल दे दिया आपको हॉरिजॉन्टली सिंपल रीजन की। हॉरिजॉन्टल सिंपल रीजन उसने डायग्राम बताई है कि बाउंडेड अबव बाय दिस प्लेन है, और उसने ये कहा है कि जो आपके पास फिग के थ्रू उसने बताया हुआ है, फिग के थ्रू जब बताया हुआ है आपने, तो हम क्या करेंगे, ये फिग उसने दी हुई होगी पर एग्जामिनेशन में इस तरह से। अब आपने वो जो प्लेन वाली डायग्राम है वो खुद से बनानी है। अब जब अपर ये ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब इस वाले की ट्वाइस इंटीग्रेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाली डायग्राम बिलो बनानी पड़ेगी। हम यहाँ बना के देख लेते हैं खुद से। एक कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स क्या होता है, सिंपली आपके पास स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल से पास आउट होती है, ये आ गई y इक्वल टू एक्स। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, वो भी वही उसने बताई हुई है कि y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। वाई इक्वल टू एक्स बाई टू भी सिंपली वही वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ही, सॉरी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इसकी स्लोप थोड़ी सी 1/2 है, पहले वाले की 1 थी, उससे स्लोप कम हो गई है तो थोड़ी स्टीपनेस इसकी कम आएगी, तो ये इसके बिलो आ गई। ये बन गई, ये ऊपर वाली लाइन थी y इक्वल टू एक्स की, अगर तो नीचे वाली लाइन क्या आ गई, y इक्वल टू एक्स बाई टू की। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस डायग्राम में, उस डायग्राम में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने, ये एक्स बाई टू हो गया। और उसके बाद ये बताया हुआ है कि x की वैल्यू, ये आप x के अलॉन्ग वैल्यू 4 है, इट मीन यहाँ पे कहीं पे 4 वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको क्या चीज़ आ जाएगा, वर्टिकल लाइन आ गई। और उसके बाद y की वैल्यू क्या दे दी, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 भी उसने बताई है, तो y की वैल्यू लेट से यहाँ पे कहीं 2 बन रही है, तो y की वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ आ गई। अब हम एग्जैक्ट डायग्राम देखते हैं, ये उसने बनाई हुई है। यहाँ पे तो मैंने खुद से ड्रॉ किया जैसे सीन नहीं बनी थी, ये चीज़ वही बन गई जो मैंने यहाँ पे आपको, ये शेडेड रीजन है, कहाँ से कहाँ बाउंड हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है y की वैल्यू 2 पे, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है। तो अब अगर आप देखो शेडेड रीजन कौन सा वाला है, ये शेडेड रीजन है। तो अब y की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू होकर 2 पे है। तो अब ये कौन सा वाला केस बन रहा है, ऊपर यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, नीचे भी एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब ये रीजन कौन सा वाला बन रहा है, लेफ्ट एंड राइट कर्व वाला केस। ये राइट कर्व है, ये लेफ्ट कर्व है, ओवर 0 टू 2y की वैल्यू। सो अब विद रिस्पेक्ट टू x पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और देन आप फिर क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यही चीज़ उसने आपको बताई। इस वाले केस में फंक्शन भी आपको क्या करना होता है, फंक्शन को भी इन टर्म ऑफ y कन्वर्ट करना होता है। तो क्या होगा, यहाँ से ये इन टर्म ऑफ y के लिए x किसके इक्वल आ गया, 2y के इक्वल आ गया। सो x की वैल्यू क्या आ गई, y और 2y के बिटवीन लाई कर रही है, ये अपर लिमिट एंड ये लोअर लिमिट हो गई। और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको x वाली लिमिट आप लगाओगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्दर क्या है, फर्दर भी सेम इसी पैटर्न पे है, ये आपने खुद से करना है कि किस तरह से डायग्राम बनाओगे और किस तरह से ये 3D डायग्राम ये प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या करेंगे इसका, और इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी ये आपने खुद से करनी है। जो नहीं होगा वो व्हाट्सएप में आप क्यूरीज में पढ़ लेना, या अदरवाइज वेडनेसडे को हम फिर ऑनलाइन डिस्कशन सेंटर में डिस्कशन सेशन में हम इसको कर लेंगे।